नमस्कार और स्वागत है। आज हम रमित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच पर एक बहुत ही दिलचस्प समीक्षा देखने वाले हैं। और ये उन आम किताबों जैसी नहीं है जो कहती हैं अपनी सुबह की कॉफी छोड़ दो और अमीर बन जाओ। नहीं, स्रोत बताते हैं कि इसका नजरिया बिल्कुल अलग है। इसका मूल मंत्र है एक ऐसा ऑटोमेटिक फाइनेंशियल सिस्टम बनाओ जो पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए काम करता रहे ताकि आप अपनी जिंदगी जी सकें। हाँ, और जो बात यहाँ सबसे अलग है वो है इसका अंदाज। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि लेखक कोई वो डरावने फाइनेंस गुरु की तरह बात नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त आपको सीधे सीधे सलाह दे रहा है। भाषा बहुत ही सरल है, कोई मुश्किल शब्द नहीं। मकसद यही है कि पैसे का तनाव हटे और वो एक टूल जैसा लगे। तो चलिए इस फिलॉसफी को जरा खोलकर समझते हैं। समीक्षा बताती है कि किताब का सबसे पहला और जो बुनियादी विचार है वो है ऑटोमेशन, अपने पैसों को स्वचालित करना। जैसे ही सैलरी आए उसे पहले से तय की गई जगहों पर भेज दो। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, बिल ऑटोमेटिकली। हाँ, ऑटोमेटिकली सेट करो और भूल जाओ वाला आइडिया। सुनने में तो काफी सीधा लगता है ना? हाँ, पर इसका असली जादू वो सिर्फ पैसे बचाने में नहीं है। इसका असली जादू है अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति बचाने में। अच्छा? सोचिए, हर रोज ये लड़ाई लड़ने के बजाय कि क्या मुझे ये खर्च करना चाहिए, सिस्टम ये फैसला आपके लिए कर देता है। सही बात है। ये आपकी मानसिक ऊर्जा को आजाद करता है, अनुशासन को आदत में बदल देता है, जिसके लिए रोज मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। ऑटोमेशन सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हैक है। बिल्कुल। और जब ये जरूरी चीजें ऑटोमेट हो जाती हैं तो अचानक आपके पास मानसिक शांति होती है ये सोचने के लिए कि बचा हुआ पैसा कहाँ जाना चाहिए। और यहीं से किताब के दूसरे बड़े आइडिया की नींव पड़ती है, कॉन्शियस स्पेंडिंग। हाँ, कॉन्शियस स्पेंडिंग यानी सोच समझकर खर्च करना। मुझे ये हिस्सा सबसे दिलचस्प लगा क्योंकि ये पारंपरिक सलाह के बिल्कुल खिलाफ जाता है। ये नहीं कहता कि हर छोटी चीज पर कंजूसी करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के मुताबिक लेखक कहते हैं कि उन चीजों पर पैसा उड़ाओ जिनसे तुम्हें सच में खुशी मिलती है, चाहे वो घूमना हो, कोई महंगा डिनर हो या कोई गैजेट। हाँ, और उन चीजों पर बेरहमी से कटौती करो जिनकी तुम्हें परवाह नहीं। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये कॉन्शियस स्पेंडिंग सिर्फ महंगी चीजें खरीदने का एक फैंसी बहाना तो नहीं है? ये सवाल बहुत वाजिब है और किताब इसका बहुत अच्छा जवाब देती है। ये महंगा खरीदने के बारे में नहीं है। अच्छा। ये वैल्यू के हिसाब से खरीदने के बारे में है। लेखक इसे कहते हैं अपनी रिच लाइफ डिफाइन करना। अपनी रिच लाइफ? हाँ, किसी के लिए इसका मतलब हर साल 2 विदेश यात्राएं हो सकता है। हाँ। और किसी के लिए हर हफ्ते दोस्तों के साथ बाहर खाना। किताब कहती है कि पहले ये तय करो कि आपके लिए क्या मायने रखता है, फिर पैसा उसी दिशा में लगाओ। ये कि उस जिम मेंबरशिप को बंद कर दो जिसे आप हर महीने भरते हैं पर जाते सिर्फ जनवरी में है। बिल्कुल सही समझा आपने। और वो पैसा अपनी किसी पसंदीदा यात्रा के लिए बचाओ। हाँ, ये आपको अपराध बोध से मुक्त करता है। ये कहता है कि अगर आपने अपने जरूरी लक्ष्यों को ऑटोमेट कर दिया है तो बचे हुए पैसे को अपनी खुशी पर खर्च करने में कोई बुराई नहीं है। ये पैसे के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाता है, यथार्थवादी रिश्ता। तो एक बार जब हमारे पाइप ऑटोमेशन से ठीक हो गए और हमारा दिमाग कॉन्शियस स्पेंडिंग से साफ हो गया, तब किताब पैसे को बढ़ाना सिखाती है, निवेश। हाँ, निवेश के जरिए। और समीक्षा में जिक्र है कि लेखक निवेश को बहुत ही आसान बना देते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो शेयर बाजार के नाम से ही डर जाते हैं। बिल्कुल। इंडेक्स फंड, रिटायरमेंट अकाउंट्स और कंपाउंडिंग जैसी चीजों पर काफी जोर है और वो इसे डरावना होने से बचाते हैं। कैसे? जैसे इंडेक्स फंड को समझने का सबसे आसान तरीका है कि किसी एक खिलाड़ी पर दाव लगाने के बजाय आप पूरी टीम पर दाव लगा रहे हैं। अच्छा। हो सकता है कोई एक खिलाड़ी अच्छा ना खेले पर पूरी टीम के जीतने की संभावना ज्यादा होती है, तो ड्रामा कम हो जाता है और लंबे समय में जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। ये निवेश का स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला तरीका है। और कंपाउंडिंग के बारे में क्या? उसे तो अक्सर 8वां अजूबा कहा जाता है पर लोग समझ नहीं पाते। किताब इसे बहुत सरल रखती है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि सिर्फ आपके पैसे पर ही नहीं बल्कि उस पैसे से कमाए हुए मुनाफे पर भी आपको मुनाफा मिलता है। अच्छा। ये ऐसा है जैसे आपका पैसा आपके लिए बच्चे पैदा कर रहा है और फिर वो बच्चे भी बड़े होकर और बच्चे पैदा कर रहे हैं। वाह। शुरुआत में धीमा लगता है पर 10-15 साल में ये रफ्तार पकड़ लेता है। इसीलिए जल्दी शुरू करने पर इतना जोर है। हाँ, संदेश साफ है, मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो, मार्केट में टाइम बिताओ।
ये तो निवेश को काफी आसान बना देता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड पर भी किताब का नजरिया वो काफी अनोखा है। हाँ, अनोखा है। ज्यादातर लोग तो उसे कर्ज का जाल मानते हैं। बिल्कुल। पर स्रोत बताता है कि किताब इसे एक ताकतवर टूल की तरह देखती है, अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो। ये सिखाती है कि बिल हमेशा पूरा और समय पर भरो, ताकि आप कभी ब्याज न दो। हाँ, और ऐसा करके आप रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हो, अपना क्रेडिट स्कोर बना सकते हो और भी कई फायदे। तो ये क्रेडिट कार्ड को दुश्मन से दोस्त बनाने जैसा है। बिल्कुल। और एक और चीज जिसने मुझे वाकई में चौंका दिया, वो है मोल भाव या नेगोशिएशन पर जोर। ये मैंने किसी और पर्सनल फाइनेंस किताब में इतना खुलकर नहीं देखा। समीक्षा बताती है कि किताब में सैलरी बढ़ाने के लिए, बैंक से ब्याज दरें कम करवाने के लिए, यहाँ तक कि केबल बिल कम करवाने के लिए भी, हाँ, उसके लिए भी तैयार स्क्रिप्ट्स दी गई हैं। ये सोच ही कितनी शक्तिशाली है। ये पाठकों को सशक्त बनाता है। ये मानसिकता को सिर्फ पैसा मैनेज करने से बदलकर सक्रिय रूप से आमदनी बढ़ाने की ओर ले जाता है, और खर्चे घटाने की ओर। हाँ, संदेश ये है कि बहुत सी चीजें मोल भाव के लायक होती हैं, पर ज्यादातर लोग पूछते ही नहीं। सही बात है। और सिर्फ एक फोन कॉल या एक ईमेल बस पूछने भर से हजारों रुपए बच सकते हैं। ये आपको अपने फाइनेंशियल जीवन का ड्राइवर बनाता है, सिर्फ पैसेंजर नहीं। तो ये पूरा सिस्टम, ऑटोमेशन, कॉन्शियस स्पेंडिंग, आसान निवेश और फिर उसे ऑप्टिमाइज करना, सुनने में तो बहुत कमाल का है, पर ये असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है और क्या इसकी कोई कमजोरियां भी हैं? हाँ, समीक्षा इस पर भी रोशनी डालती है। ये किताब खासकर 20 से 30 साल की उम्र के लोगों के लिए, उनके लिए गेम चेंजर हो सकती है। जो अभी शुरू कर रहे हैं। हाँ, जो अपना फाइनेंशियल सफर शुरू कर रहे हैं, या फिर कोई भी जो पैसे को लेकर उलझन में है और एक सीधा साधा एक्शन प्लान चाहता है। और किसे शायद इससे ज्यादा कुछ चाहिए होगा। तो समीक्षा में कुछ सीमाएं बताई गई हैं। एक, कुछ लोगों को किताब का अंदाज जरूरत से ज्यादा कैजुअल लग सकता है, अनौपचारिक। हाँ। दूसरा, ये एक सामान्य प्लान है, ये ज्यादातर लोगों पर काम करेगा, लेकिन जिनकी वित्तीय स्थिति बहुत जटिल है, उन्हें शायद किसी विशेषज्ञ से सलाह की जरूरत पड़ेगी। और एक जरूरी बात, ये मुख्य रूप से अमेरिकी सिस्टम के हिसाब से लिखी गई है। तो दूसरे देशों के पाठकों को क्या करना होगा? उन्हें कुछ सलाह को अपने देश के सिस्टम के हिसाब से बदलना पड़ेगा, जैसे बैंकिंग, टैक्स और निवेश के विकल्प। अच्छा। जैसे अमेरिका के 401k की जगह अपने देश के रिटायरमेंट प्लान्स को समझना होगा। भारत में पीपीएफ या एनपीएस। सिद्धांत वही रहते हैं, सिर्फ साधन बदल जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का निष्कर्ष ये है कि ये किताब पर्सनल फाइनेंस को डरावना नहीं, बल्कि करने लायक, डुएबल महसूस कराती है। ये रातों रात अमीर बनने के जादुई तरीकों के बारे में नहीं है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करना हो। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी और एक्शन पर फोकस करना है। पहला कदम उठाने पर जोर। हाँ, पहला कदम उठाने पर जोर। आज की इस चर्चा से ये साफ है कि ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। रोज रोज की चिंता से हटकर एक ऑटोमेटिक, भरोसेमंद सिस्टम बनाने पर जो आपके लिए काम करे, ताकि आप अपनी जिंदगी जी सकें। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? अगर पैसे के प्रबंधन में सिस्टम बनाने का ये तरीका तनाव कम कर सकता है और बेहतर परिणाम दे सकता है, तो जीवन के और कौन से क्षेत्र हैं, जैसे स्वास्थ्य, सीखना या रिश्ते, जहां इसी दृष्टिकोण को लागू करके हम अपनी जिंदगी को और सरल और प्रभावी बना सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।